नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। आज हम आप सभी मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों के लिए क्लास जो लेकर आया हूँ वो है राजस्थान सीटी 2026 की ये क्लास। और ये सीटी 2026 की 8वीं क्लास है और इसमें हम राजस्थान के जो सीटी एग्ज़ाम के पीछे एग्ज़ाम हुए थे उनके क्वेश्चन पेपर का हम एनालाइज करेंगे, उन पर शोध करेंगे कि किस तरह से इनमें वो चार बहुविकल्प और उन एक एक विकल्प के बारे में पढ़ेंगे और साथ में उनके जो करंट में क्वेश्चन किस तरह से बन रहे हैं, सीटी में पूछे जाते हैं और उससे संबंधित किस तरह से, उस क्षेत्र से संबंधित किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज की इस सीटी क्लास में हम आपको सफलता की तैयारी हमारे साथ, आइए हम इस क्लास के साथ में उस मॉडल पेपर का अध्ययन करते हैं जो पुराने के क्वेश्चन पेपर है उनको लेकर आया हूं और वो बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन है वो कब सीटी के एग्जाम में आया था। तो अगर आपको सीटी 2026 की तैयारी को मजबूत करना है, परफेक्ट करना है, तो हमारी क्लास को ज्वाइन कीजिए और अंत तक इस क्लास को जरूर देखिएगा और अपनी नोटबुक में इन क्वेश्चनों को लिखिएगा और रिवीजन कीजिएगा और साथ में जो चार बहुविकल्प क्वेश्चन हैं उनके बारे में है वो अध्ययन आप जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और आज के लिए जो पहला क्वेश्चन है वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है क्योंकि ये क्वेश्चन सीटी 2023 में पूछा गया था कि 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट यानी पीए जिसे बोलते हैं, पॉलिटिकल एजेंट को पीए, और पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। तो यानी आप जब सीटी के एग्जाम में हॉल में बैठो तो आपको क्वेश्चन है वो 2 बार अवश्य पढ़ना है कि 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट जिसे पीए बोलते हैं वो कौन थे। तो उस समय 2023 में 4 विकल्प दिए गए थे, वो आपके सामने हैं। ए में है मेजर मॉरिसन, बी है मेजर बर्टन, सी है विलियम ईडन और डी है मोकमेसन। तो ये 4 बहुविकल्प क्वेश्चन है और उनमें से हमें उनका चुनाव करना है जो 1857 की क्रांति के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। तो हम अगर इनके आंसर की ओर चलते हैं तो अगर देखें तो जयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट पीए जिसे बोलते हैं, जिसका करेक्ट आंसर सी होगा और वो है विलियम ईडन। और विलियम ईडन है वो 1857 की क्रांति में जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। तो 1857 की क्रांति के समय राजपूताना में अलग अलग रियासतों के लिए अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट यानी पीए नियुक्त थे। यानी जो राजस्थान में अलग अलग रियासतें थी और अलग अलग रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सरकार ने यानी अंग्रेजों ने अपने पॉलिटिकल एजेंट है वो स्थापित कर रखे थे। तो उस समय जयपुर रियासत की अगर बात करें तो जयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट है वो विलियम ईडन थे। तो याद रखना जयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट विलियम ईडन थे। अगर जयपुर की बात करें तो यहाँ पर ये जयपुर है और इसका पॉलिटिकल एजेंट है विलियम ईडन है। अन्य की बात करें, कोटा की बात करें तो कोटा यहाँ है, ये आप देख रहे हैं कोटा। तो कोटा का था वो था मेजर बर्टन, पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन था। भरतपुर की बात करें तो भरतपुर यहाँ ये है भरतपुर, और भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था वो था मेजर मॉरिसन। और इसके साथ साथ में मारवाड़ रियासत की अगर बात करें, मारवाड़ रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था तो वो था मोकमेसन। तो चारों विकल्प कहाँ से कौन से एजेंट थे पॉलिटिकल, तो जयपुर के विलियम ईडन थे, कोटा के मेजर बर्टन थे, भरतपुर के मेजर मॉरिसन थे और मारवाड़ के मोकमेसन थे। तो ये अलग अलग पॉलिटिकल एजेंट थे जो ब्रिटिश सरकार ने नियुक्त कर रखा था। अगर इनके लिए करंट के रूप में अगर देखें वर्तमान स्थिति में तो हाल ही में पर्यटन विभाग द्वारा 1857 की क्रांति से जुड़े प्रमुख स्थल थे यहाँ पर, जैसे आवा, नसीराबाद के स्वतंत्रता संग्राम सर्किट यानी स्वतंत्रता संग्राम सर्किट के तहत विकसित करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। यानी पर्यटन विभाग द्वारा उनका जीर्णोद्धार वापस किया जा रहा है जहाँ से देसी विदेशी पर्यटन उन्हें देखने के लिए आते हैं।
तो उनको संरक्षण देने के लिए राज्य सरकार है उसको विशेष फंड देती है और उस फंड से उनका जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है। तो यानी उस समय जयपुर के कौन थे? विलियम बर्टन थे। कोटा के मेजर बर्टन थे, जयपुर के विलियम ईडन थे, कोटा के मेजर बर्टन थे, भरतपुर के मेजर मॉरिसन थे और मारवाड़ के मोक मेसन थे। तो चारों याद रखना। अगर अगला कोटे के बारे में पूछ सकता है, भरतपुर के या मारवाड़ का पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है। ये 2023 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी रा चूंटिया किसको संबोधित करके लिखा था? यानी केसरी सिंह बारठ ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था चेतावनी रा चूंटिया, और चेतावनी रा चूंटिया है किसके संबोधन में या संबोधित करने के लिए लिखा था? तो हमारे पास में 4 आंसर है। ये 2023 में पूछा है क्वेश्चन। मिर्जा राजा जय सिंह के लिए, बी है महाराणा फतेह सिंह के लिए, डी है महाराणा प्रताप सिंह के लिए और डी है महाराणा अजीत सिंह के लिए। तो इनमें से किसके लिए केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी रा चूंटिया है वो लिखा था और क्यों लिखा था? अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है महाराणा फतेह सिंह, यानी बी आंसर इसका करेक्ट है। महाराणा फतेह सिंह के लिए लिखा था और वो किसने लिखा? केसरी सिंह बारठ ने लिखा था। और कितने सोर्ठ थे इनमें? 13 सोर्ठों में ये लिखा गया था और जिसका नाम था चेतावनी रा चूंटिया। और ये पढ़ करके किसे सुनाया गया था? महाराणा फतेह सिंह को है वो सुनाया गया था, जो अंग्रेजों के अधीन थे और अपना स्वाभिमान जगाने के लिए केसरी सिंह बारठ ने 13 सोर्ठों में चेतावनी रा चूंटिया है वो लिखा था। और इसमें परिणाम क्या रहा? 1903 ईस्वी के दिल्ली दरबार का बहिष्कार किया गया था। तो 1903 में जब दिल्ली दरबार लगा था और उस दिल्ली दरबार का बहिष्कार किया था, उस समय महाराणा फतेह सिंह उस दरबार में सम्मिलित होने के लिए जा रहा था। तो उस समय केसरी सिंह बारठ ने 13 सोर्ठों में यानी 13 खंडों में महाराणा फतेह सिंह को एक पत्र लिखा था और वो पत्र सुनाया था। फिर उन्होंने वहां जाने से क्या कर दिया? मना कर दिया था। तो इसलिए इसे बोलते हैं 13 डिंगले सोर्ठे। अगर करंट के रूप में अगर पढ़े वर्तमान में, तो राजस्थान सरकार द्वारा भीलवाड़ा के सहायपुरा में अमर क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ का पेनोरमा बनाने की मंजूरी दी गई है। यानी केसरी सिंह बारठ में यानी भीलवाड़ा के सहायपुरा क्षेत्र में केसरी सिंह बारठ की जो पेनोरमा बनाने के लिए वो मंजूरी है वो राज्य सरकार ने दी है। और क्यों? क्योंकि युवा पीढ़ी के लिए उनके बलिदान को जान सके। यानी आने वाली जो भावी पीढ़ी है वो युवा पीढ़ी है और युवा पीढ़ी उनको देख करके अपने आप में वो ऊर्जा, वो एनर्जी, वो उत्साह है वो अपने आप में जगा सके। तो किस लिए लिखा था? महाराणा फतेह सिंह के लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यानी भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई? 4 विकल्प है। ये 2023 में पूछा गया है सिटी में। 1937, बी 1942, सी 1928, डी 1938। यानी भरतपुर में राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 4 विकल्प हमारे सामने हैं। 1937 में, 1942 में, 1928 में या 1938 में कब की गई थी? तो अगर इसका करेक्ट आंसर देखें तो वो है 1928 में। तो भरतपुर प्रजा संघ की जो स्थापना है वो 1928 में की गई थी। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। तो भरतपुर की राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए भरतपुर राज्य प्रजा संघ यानी भरतपुर राज्य प्रजा संघ बना और इसके प्रमुख जो नेता थे वो थे गोपीलाल यादव और मास्टर आदियंत्र थे। तो यानी मास्टर आदियंत्र और गोपीलाल यादव इसके प्रमुख नेता माने जाते हैं भरतपुर प्रजा संघ के, और इनकी स्थापना है वो 1928 में की गई थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1928 में जो है भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई थी, यानी चेतना जन जागृति की शुरुआत हुई थी 1928 में।
उसके बाद में 1938 की बात करें तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी रेवाड़ी हरियाणा में। तो दोनों चीजें याद रखनी है। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना 1928 में हुई थी। उसके प्रमुख नेता थे वो गोपीलाल यादव और मास्टर आदित्यंतर थे। परंतु 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी रेवाड़ी हरियाणा में। अब हम करंट के रूप में पढ़ें तो नए जिलों के गठन के बाद भरतपुर का कुछ ऐतिहासिक हिस्सा अब किस में आता है, डींग में आता है। क्योंकि राजस्थान सरकार ने, जो पीछे गहलोत सरकार थी, उन्होंने 50 जिले बनाए थे और अब भजनलाल सरकार ने, बीजेपी सरकार ने उसमें संशोधन करके वर्तमान में 41 जिले हैं राजस्थान के। और उनमें से डींग भी एक जिला है जो भरतपुर, सवाईमाधोपुर उनसे अलग हुआ है और उनके कुछ हिस्से इसमें आते हैं। तो भरतपुर का कुछ ऐतिहासिक हिस्सा है तो वर्तमान में डींग क्षेत्र में है, वो चला गया है। तो यानी तो याद रखना, मैंने भरतपुर जिला करवाया हुआ है, डींग भी करवाया हुआ है, तो आप वहाँ पर जाकर के उसमें नोट्स बना सकते हो और देख भी सकते हो। तो राजस्थान जिला दर्शन की क्लास में आप जाकर के वहाँ से भरतपुर है उनके बारे में देख सकते हो। भरतपुर के बारे में समस्त जानकारी है वहाँ पर आपको दी गई है। तो भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना 1928 में, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना यानी 10 साल के बाद में 1938 में रेवाड़ी हरियाणा में हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्य सुमेलित नहीं है। यानी कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता है जो देशी जो राज्य थे और या फिर कहें तो रजवाड़े थे या रियासतें थी, उनमें सुमेलित नहीं है। तो हमें सुमेलित नहीं है उनके बारे में पढ़ना है कि 4 में से एक ऐसा है जो सुमेलित नहीं है, 3 सुमेलित है। ए है, ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। ए में है गोपीलाल यादव, क्या वो भरतपुर से थे। बी है मथुरा दास माथुर, क्या ये मारवाड़ से थे। सी है कृष्णदत्त पालीवाल, क्या ये धौलपुर से थे। डी है हरिमोहन माथुर, क्या ये करौली से थे। तो यानी देशी राज्य और राजनीतिक कार्यकर्ता का सुमेलित अगर बात करें तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। गोपीलाल यादव क्या भरतपुर से, मथुरा दास माथुर मारवाड़ से, कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर से और हरिमोहन माथुर करौली से। तो इनमें से हमें देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसकी ओर चलते हैं। तो वो है हरिमोहन माथुर करौली से, ये सुमेलित नहीं है, डी। तो सुमेलित ये नहीं है, डी। हरिमोहन माथुर है वो करौली से नहीं थे। तो राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित रियासतें और स्थिति की बात करें अगर हम, तो गोपीलाल यादव थे वो भरतपुर से थे, ये एकदम करेक्ट है। मथुरा दास माथुर थे वो मारवाड़ से थे, ये भी एकदम करेक्ट है। कृष्णदत्त पालीवाल थे वो धौलपुर से थे, ये भी करेक्ट है। अगर हरिमोहन माथुर की बात करें तो वो बूंदी से थे, करौली से नहीं थे। तो यानी कौन सी रियासत से, बूंदी रियासत से थे। करौली प्रजामंडल की स्थापना है मुंशी त्रिलोकचंद माथुर ने की थी। तो याद रखना, करौली की है मुंशी त्रिलोकचंद माथुर ने की थी। हरिमोहन माथुर ने है बूंदी रियासत की है वो स्थापना की थी। तो उस रियासत से वो जुड़े हुए थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, 500 ही आपको याद रखने हैं रियासत। और यहाँ के राजनीतिक कार्यकर्ता गोपीलाल यादव हैं वो भरतपुर से है, मथुरा दास माथुर है मारवाड़ से, हरिकृष्ण पालीवाल है वो धौलपुर से है, हरिमोहन माथुर है बूंदी से है और मुंशी त्रिलोकचंद माथुर है वो करौली से है। करंट के रूप में देखें तो हाल ही में राज्य के शैक्षणिक पाठ्यक्रम में राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों और प्रजामंडल के नायकों के अध्यायों को और अधिक विस्तार दिया गया है। तो यानी शैक्षणिक पाठ्यक्रम और राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों को, इस प्रजामंडल नायकों को अध्यायों में है वो अलग अलग अध्यायों में, जो नई शिक्षा नीति एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें अध्याय वो जोड़े गए हैं, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बारे में अध्ययन करवाया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 2023 में, ये क्वेश्चन पूछा गया है सीटी के एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण
मानव अंग सुमेलित नहीं है। तो वही कुछ ने, एक तरफ आभूषण दे रखे हैं, दूसरी तरफ मानव के अंग दे रखे हैं, तो उसमें से कौन सा ऐसा है चारों में एक जो सुमेलित नहीं है? तो ए है तगड़ी, क्या ये कमर में पहनी जाती है? बी है सुरलिया, क्या ये कान में पहना जाता है? सी है रमझोल, क्या ये कलाई में पहना जाता है? डी है तिमणिया, क्या ये गला में पहना जाता है? तो इनमें से कौन सा साबुन है जो मानव के अंग में सुमेलित नहीं है? क्या तगड़ी है या तागड़ी बोलते हैं, क्या कमर में पहनी जाती है? सुरलिया है, क्या कान में पहना जाता है? रमझोल है, क्या कलाई में पहनी जाती है? तिमणिया है, क्या वो गले में धारण किया जाता है? तो इसमें से आपको सुमेलित नहीं है उनका करेक्ट आंसर देना है। तो अगर हम देखें करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें सी सुमेलित नहीं है, रमझोल कलाई। तो रमझोल है वो कलाई में नहीं पहना जाता है परंतु वो पैरों में पहना जाता है। तो अलग अलग आभूषणों की बात करें तो अगर कान की बात करें, कान में जो पहना जाने वाला आभूषण है वो है सुरुलिया। तो उसके कान में, यानी महिलाएं हैं वो अपने कान में है वो धारण करती है सुरुलिया। गले की अगर बात करें तो वो तिमणिया है, जो गले का एक आभूषण है, इस तरह से पहना जाता है गले में, जिसे तिमणिया के नाम से वो जाना जाता है। कमर की बात करें, कमर में कौन सा आभूषण पहना जाता है तो वो है तागड़ी। तागड़ी है वो इस तरह से कमर में है वो पहनी जाती है तागड़ी। अगर पैर की बात करें तो पैर में है वो रमझोल पहनी जाती है, कलाई में नहीं पहनी जाती है। तो रमझोल है वो यहाँ पर पहनी जाती है पैर में, यानी जो पायल होती है उसे रमझोल के नाम से जाना जाता है और पायल यहाँ पर पहनी जाती है। और रमझोल पैरों का आभूषण है, यह घुंघरुओं की एक चौड़ी पट्टी होती है जिसे नर्तक या नर्तकियां पैरों में बांधते हैं, यानी घुंघराले होते हैं उसमें घुंघरू लगे होते हैं और वो पैरों में है वो बांधे जाते हैं, जिसे रमझोल के नाम से वो जाना जाता है। करंट के रूप में देखें हम तो राजस्थान की पारंपरिक शिल्प और आभूषण कला को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए सरकार द्वारा लगातार नए यानी जीआई यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। यानी जो हाथ से बनाए हुए आभूषण है और आभूषण कला है उसके लिए एक अलग से है, वो विश्व स्तर पर है वो पहचान दिलाई जा रही है। तो ये थे मानव के द्वारा पहने जाने वाले आभूषण। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2023 की सीटी में पूछा गया है कि सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है तो एक तरफ अजरक प्रिंट है, तो वो कहाँ पर है अजरक प्रिंट? तो अजरक प्रिंट की बात करें या फिर पावरलूम कपड़ों की छपाई कहाँ है, मोठड़ा कहाँ है, मसूरिया कहाँ है? दूसरी तरफ कैथून, जोधपुर, बालोतरा और बाड़मेर, ये ऑप्शन दे रखे हैं। अगर इनके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। तो बी आप देख रहे हैं, ये जो आप बी देख रहे हैं तो अजरक प्रिंट है वो बाड़मेर की है, तो इसमें हम 4 नंबर में सुमेलित कर लेंगे। अगर 4 नंबर ए में है तो वो सही होगा, ए में नहीं है ये गलत हो गया, बी में है, सी में नहीं है गलत हो गया, डी में नहीं है गलत हो गया। पर तो हमें एक आ रहा था अजरक प्रिंट और एक के आधार पर हमने सही कर लिया, इसलिए हमारा आंसर है वो भी आ गया बी। तो अजरक प्रिंट कहाँ है? बाड़मेर में है। पावरलूम कहाँ है? तो वो है बालोतरा में है पावरलूम। मोठड़ा कहाँ है? अगर मोठड़ा की बात करें तो वो जोधपुर में है। और मसूरिया कहाँ है? अगर मसूरिया की बात करें तो मसूरिया है कैथून में। अब हम चलते हैं करेक्ट आंसर की ओर, बी हमारे लिए सही आंसर था। तो बालोतरा में है वो पावरलूम छपाई के लिए है वो जाना जाता है, बालोतरा बाड़मेर में है। और बालोतरा है उसका जो अगर बात करें तो इसकी हिस्सा है वो यहाँ है बालोतरा बाड़मेर, यहाँ जिला बनाया गया है। बाड़मेर की अगर बात करें किसके लिए प्रसिद्ध है तो वो है अजरक प्रिंट के लिए।
और लाल पीले रंग का यहाँ पर प्रयोग किया गया है बाड़मेर में। जोधपुर की अगर बात करें तो मोठड़ा यानी लहरिया का एक प्रकार होता है, यहाँ पर जोधपुर का प्रसिद्ध है। केथुन कोटा की बात करें तो यहाँ पर मसूरिया है, और कोटा डोरिया साड़ियाँ यहाँ की प्रसिद्ध है कोटा की। तो कोटा डोरिया साड़ी कोटा की फेमस है, और जोधपुर का मोठड़ा है वो प्रसिद्ध है। बालोतर का पावरलूम छपाई प्रसिद्ध है, और बाड़मेर की अजरक प्रिंट है वो प्रसिद्ध है। अगर करंट के रूप में देखें तो नए जिलों के सीमांकन के बाद अब बालोतरा है बाड़मेर से अलग होकर के एक स्वतंत्र जिला बन गया है, इसलिए पावरलूम और अजरक प्रिंट के प्रश्न अब नए भूगोल के अनुसार आते हैं। तो पावरलूम है वो बालोतरा में, यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर बालोतरा है, और अजरक प्रिंट की बात करें तो वो बाड़मेर में, यहाँ पर ये बाड़मेर है। तो ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, और सभी इसमें बताए गए हैं कहाँ पर कौन से रंग जो आभूषण है या फिर हाथ से बनाए गए कोटा डोरिया साड़ियाँ हैं कहाँ की प्रसिद्ध है, तो उसके बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अगर देखें तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। सीटी एग्जाम 2023 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है, यानी जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल किस संप्रदाय के लिए जाना जाता है। तो जोधपुर राजस्थान जिला दर्शन की क्लास में मैंने जोधपुर करवा रखा है, वहाँ से आप जाकर के जोधपुर का पूर्ण अध्ययन कर सकते हैं। वहाँ का ज्योग्राफी, वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ का कल्चर, सब चीज़ें मैंने करवाई है। वहाँ की संस्कृति किस तरह से, वहाँ की सिंचाई परियोजनाएं, वहाँ के प्रमुख फसलें कौन सी होती है, सब चीज़ों के बारे में मैंने पढ़ाया गया है विस्तार से। तो जोधपुर का जो महामंदिर उपासना स्थल है, क्या वो विश्नोई संप्रदाय से हैं, या फिर वो रामसनेही संप्रदाय से हैं, या दादू संप्रदाय से हैं, या फिर नाथ संप्रदाय से हैं। तो यानी जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है वो किस के लिए जाना जाता है, किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। तो चार हमारे पास में विकल्प है, विश्नोई संप्रदाय, रामसनेही संप्रदाय, दादू संप्रदाय और नाथ संप्रदाय। तो अगर एक करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर है हमारे पास में डी, और महामंदिर है वो नाथ संप्रदाय के लिए जाना जाता है। और वो कहाँ है, अगर बात करें स्थान की तो वो है जोधपुर जिले में। निर्माता कौन थे, तो इसके जो निर्माता थे महाराजा मानसिंह ने करवाया था 1812 ईस्वी में। तो महाराजा मानसिंह ने 1812 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, तो वह नाथ संप्रदाय की यहाँ पर प्रमुख पीठ है। विशेषता क्या है, तो यहाँ पर 84 कलात्मक खंभों वाला मंदिर बना हुआ है। तो आप देख रहे हैं ये 84 खंभों वाला प्रमुख मंदिर बनाया हुआ है, जिसे महामंदिर के नाम से जाना जाता है, जो नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। इसका निर्माण महाराजा मानसिंह ने 1812 ईस्वी में करवाया। कहाँ पर, जोधपुर। तो करंट के रूप में देखें तो राजस्थान सरकार की प्रसाद योजना, कौन सी योजना, प्रसाद योजना और तीर्थ विकास योजना, दो योजनाएं हैं वो राज्य सरकार के द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही है। प्रसाद योजना और तीर्थ विकास योजना के तहत राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों और पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए विशेष बजट आवंटित किया गया है। तो यानी प्रसाद योजना किसके लिए, तीर्थ विकास योजना किसके लिए चलाई जा रही है, तो पर्यटन विभाग के लिए चलाई जा रही है। धार्मिक स्थलों को यानी पुराने जो मंदिर है उनको जीर्णोद्धार करवाने के लिए। तो याद रखना करंट के रूप में, यानी प्रसाद योजना किससे जुड़ी हुई है और तीर्थ विकास योजना किससे जुड़ी हुई है। तो राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं। प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हमारे लिए क्वेश्चन है, चार हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है। ये सीटी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये हो सकता है रिपीट हो सकता है वापस, तो आपको इसकी अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। तो सीटी 2023 में क्वेश्चन पूछा था, चार हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है। ए में है कल्ला जी को, बी में है झुंझार जी को, सी है मलिनाथ जी को, डी है फता जी को। तो यानी चार हाथों वाले लोक देवता किसे जाना जाता है, कल्ला जी, झुंझार जी, मलिनाथ जी या फता जी।
तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है तो आपके 4 विकल्पों में आप इसका करेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो वो होगा ए कल्लाजी। तो कल्लाजी है जिसे 4 हाथों वाले देवता के लोक देवता के रूप में है वो जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि 1567 ईस्वी का जो समय था और उस समय चित्तौड़ पर आक्रमण है वो अकबर ने किया था। 1567 ईस्वी में किसने किया? अकबर ने। कहाँ पर आक्रमण? चित्तौड़गढ़ पर। और यहाँ पर उसके चाचा थे जयमल मेड़तिया का घायल होना, यानी कल्लाजी थे और कल्लाजी के चाचा जी थे जयमल मेड़तिया, वो पूरी तरह से घायल हो गए थे। उस समय वीर कल्लाजी द्वारा जयमल जी को कंधों पर बिठा करके युद्ध करना, यानी अपने चाचा जयमल जी थे उनको अपने कंधों पर बिठा लिया था और कंधों पर बिठा करके जयमल जी के हाथ में भी तलवार थी और कल्लाजी के दोनों हाथों में तलवार लिए हुए अकबर के सेनाओं को धूल चटाई थी। तो इसलिए चारों हाथों से युद्ध किया था चाचा और भतीजा ने, इसलिए इसे 4 हाथों वाले लोक देवता के लिए जाना जाता है। और यानी 2 तलवारें कल्लाजी की और 2 जयमल जी की, इसलिए चारों हाथों वाले लोक देवता के लिए ये पूजे जाते हैं। अब करंट के रूप में देखते हैं इसके लिए। तो राजस्थान के पर्यटन बजट 2024-25 में लोक देवताओं के प्रमुख स्थलों और पेनोरमा के विकास पर विशेष जोर दिया गया है, जिसमें कल्लाजी राठौड़ से जुड़े स्थल भी शामिल हैं। तो यानी जो राजस्थान सरकार ने जो बजट आवंटित किया था 2024-25 का, उस समय जो क्रांतिकारी थे या प्रमुख जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बारे में, या राजा महाराजा थे, उनकी पेनोरमा बनाई जा रही है और वहाँ पर उनके लिए विशेष रूप से भावी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये तीर्थस्थल जो उनके ऊर्जा उत्साह और उमंग का उनको दे करके युवा पीढ़ी कुछ सीख सके, इसलिए इन स्थलों का निर्माण करवाया जा रहा है। तो यानी कल्लाजी 4 हाथों वाले देवता थे, इसलिए 1567 ईस्वी में अकबर के विरुद्ध इन्होंने आक्रमण किया था। अकबर ने आक्रमण किया था, उसमें युद्ध किया था और उसके चाचा थे जयमल मेड़तिया, वो घायल हो गए थे, उन्होंने अपने कंधों पर बिठाया और चारों हाथों से युद्ध किया था, इसलिए ये फेमस हो गए थे 4 हाथों वाले देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? यानी 2011 की जनगणना की बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 4 विकल्प दे रखे हैं। ए में है 13.3, बी में है 13.5, सी में है 16.9, डी में है 14.8। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। तो अगर करेक्ट आंसर देखें अष्टी बहुलता के लिए तो वो है बी 13.5। तो करेक्ट आंसर है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 6.85 करोड़, यानी 6.85 करोड़ लोग हैं वो अनुसूचित जनजाति से हैं, अष्टी वर्ग से आते हैं। और इसमें अनुसूचित जनजाति यानी अष्टी की जनसंख्या लगभग 92.38 लाख है। तो राजस्थान की कुल जनसंख्या 6.85 करोड़ है, उनमें से अष्टी की बात करें यानी अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 92.38 लाख है, यानी 13.5%। और ये कुल जनसंख्या 13.48% यानी लगभग 13.50 है। सर्वाधिक अष्टी जनसंख्या उदयपुर और बांसवाड़ा में है। तो याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आगे। अनुसूचित जनजाति है वो सबसे ज्यादा किस जिले में है? तो वो है उदयपुर और बांसवाड़ा जिले में। करंट के रूप में देखें वर्तमान में, तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजाति न्याय महाअभियान यानी प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना शुरू की गई है। तो ये याद रखना,
यानी केंद्र सरकार की योजना है, किस लिए जानी जाती है, वो अनुसूचित जनजाति को यानी एसटी वर्ग को संरक्षण प्रदान करने के लिए योजनाएं चलाई जा रही है, जो कमजोर वर्ग है उनका उत्थान करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो अगर एसटी वर्ग की बात करें तो वो 13.5% आते हैं, ग्राफ में देख सकते हैं, और एससी वर्ग है वो 17.8% है और अन्य में आते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में ये क्वेश्चन पूछा है। पाक स्ट्रेट यानी पाक स्ट्रेट की अवस्थिति है, यानी पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि है वो किन के मध्य स्थित है। तो अगर 4 विकल्प है, ए की बात करें तो भारत और श्रीलंका के मध्य, बी की बात करें तो भारत और मालदीव के मध्य, सी भारत और इंडोनेशिया के मध्य, डी भारत और म्यांमार के मध्य। तो यानी पाक स्ट्रेट यानी पाक जल संधि है किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो आपको बताना है क्या भारत श्रीलंका के मध्य है, भारत मालदीव के मध्य है, भारत इंडोनेशिया के मध्य है, या फिर भारत म्यांमार के मध्य है। तो किन के बीच ये पाक जल संधि है। अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है ए भारत और श्रीलंका के मध्य। तो भारत और श्रीलंका के मध्य ये जल संधि है, जो आप ये भारत आप देख रहे हो तटीय भूमि, और ये श्रीलंका है, और इसके बीच की ये जो जल संधि है वो है पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट के नाम से जानी जाती है, मन्नार की खाड़ी में है। तो पाक स्ट्रेट या जल डमरू मध्य की बात करें तो भारत के तमिलनाडु राज्य और द्वीपीय राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच में स्थित है, यानी ये तमिलनाडु है और इस तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। और ये पूर्वोत्तर में बंगाल की खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। ये दक्षिण पश्चिमी ये जो खाड़ी है वह है मन्नार की खाड़ी, और ये है बंगाल की खाड़ी। इन दोनों को जो जल संधि जोड़ती है जिसका नाम है पाक जल संधि। और इसका नाम तो था वो ब्रिटिश राज के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पालक के नाम पर रखा गया था। तो पाक जल संधि भी बोलते हैं, पाक जल संधि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस समय मद्रास के प्रेसिडेंट के गवर्नर थे वो थे रॉबर्ट पालक, और उनके नाम के आधार पर इस जल संधि का नामकरण किया गया था। करंट के रूप में देखें इसके बारे में तो हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच इसी समुद्री क्षेत्र में स्थित कच्चातीवु द्वीप, कौन सा द्वीप है, कच्चातीवु द्वीप के ऐतिहासिक समझौते के लेकर राजनीतिक और कूटनीतिक चर्चाएं तेज हो रही है। यानी कच्चातीव द्वीप है यहाँ पर मौजूद है, और कच्चातीव द्वीप के लिए भारत और श्रीलंका के मध्य अक्सर विवाद होते रहते हैं, और ये अब वर्तमान समय में समझौते के लिए एक राजनीतिक और कूटनीतिक चर्चाएं यहाँ पर जोर शोर से चल रही है। तो ये पाक जल संधि कहाँ है, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है दोनों को, और ये तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। और इसका नामकरण किसके आधार पर किया गया था, तो मद्रास के प्रेसिडेंट गवर्नर थे रॉबर्ट पालक के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा है, राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये 2023 में क्वेश्चन पूछा है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपको बताना है कि राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ए में है के गोयल, बी है एस के घोष, सी है हीरालाल देवपुरा, डी है एम सी सुराणा। तो यानी वो कौन थे, राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष है वो बनाए गए थे राजस्थान के। अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो के गोयल हैं। तो ये राजस्थान वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष है वो चुने गए थे के गोयल। तो प्रथम आयोग 1995 के समय के गोयल थे, और द्वितीय के समय हीरालाल देवपुरा थे। तो द्वितीय अध्यक्ष हीरालाल देवपुरा थे, प्रथम अध्यक्ष के गोयल थे। और अब वर्तमान में छठा जो अध्यक्ष है आयोग के वो है प्रद्युम्न सिंह। तो प्रद्युम्न सिंह हैं वो छठा आयोग के अध्यक्ष हैं,
और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 फर्स्ट के तहत पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए इस आयोग का गठन किया जाता है। यानी राजस्थान में जो पंचायती राज है, यानी पंचायत स्तर पर जो वित्तीय स्थिति, यानी उसको पैसे आवंटित किया, जो बजट दिया जाता है, वो इन्हीं के द्वारा दिया जाता है। तो गठन है वो हर 5 वर्ष में राज्यपाल द्वारा किया जाता है। और राजस्थान के पहले वित्त आयोग का गठन है वो 1995 में कृष्ण कुमार यानी के गोयल की अध्यक्षता में किया गया था। करंट के रूप में देखें तो वर्तमान में राजस्थान में 6ठा राज्य वित्त आयोग कार्यरत है और जिसके अध्यक्ष है वो है प्रद्युम्न सिंह। तो प्रद्युम्न सिंह है वो 6ठा वित्त आयोग के अध्यक्ष है, वो बनाए गए हैं अवर्तमान में। तो ये वर्तमान में भी पूछ सकते हैं, राजस्थान वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रद्युम्न सिंह हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे आज के सीटी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन जो सीटी एग्जाम में पूछे गए थे 2023 में। तो मैं 23 से लेकर के 2025 तक जो सीटी के एग्जाम हुए उनमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए उन सभी का मैं विस्तार से अध्ययन करवाऊंगा। इस क्लास में हमने जो 4 विकल्प थे उन चारों विकल्पों को हमने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। और आपको बता दूं, राजस्थान जिला दर्शन की भी मैं क्लास इसमें डालता हूं, तो आप राजस्थान की जिला दर्शन की भी क्लास देखिएगा और ये क्वेश्चन साथ साथ में हल कीजिएगा, तो आपका सीटी एग्जाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसी आशा के साथ आप जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं उनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपका प्यार स्नेह इसी तरह से बना रहे, इसके लिए सभी मेरे रसगुल्लों का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।